Okay जी, so it's week number 8। आज वीक 8 का कंटेंट आप लोग देख लें। और वीक 8 में बेसिकली हम अगेन जितना काम अब तक किया है आप यूँ समझे कि उसकी एक दोबारा से एक रिकैप है और एक केस स्टडी है, और उस केस स्टडी को हम देखेंगे और उसी केस स्टडी को लेके हम उसका एनालिसिस और डिज़ाइन करेंगे। तो हम बेसिकली स्टार्ट होंगे कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें गिवन है, तो हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे और इसके एनालिसिस में हम इसकी लेट्स से यूज़ केस एक्टिविटी डायग्राम्स उसको देखेंगे। आज बेसिकली इसका एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह कल हम एंड जब हम करेंगे तो वो हमारा बेसिकली एक डिज़ाइन पर होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उन रिक्वायरमेंट से हमने ये यहाँ डिज़ाइन तक पहुँचना है। तो अभी तक हम आइसोलेशन में चल रहे, आइसोलेशन मीन सेपरेटली चल रहे थे, एनालिसिस अलग से कर रहे थे, फिर हमने डिज़ाइन दूसरे उस पर देखा। तो आज इस वीक में हम इसको कंप्लीट एक प्रोसेस से गुजरते हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक, और सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लिंक्ड हो जाएंगी। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वीक से हम फिर जावा स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जी जावा की जगह किसी और में कौन सी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं? जावा इसलिए कि जावा आप लोग ज़रा सा आपने पहले नहीं पढ़ी, तो इस कोर्स में इसीलिए वो जावा पढ़ाई जाती है ताकि आप जावा से भी थोड़ा फेमिलराइज हो सकें। पाइथन आप सब ने पढ़ी होगी, या नहीं भी पढ़ी तो खुद आपने उसमें कुछ ना कुछ किया होगा। C++ पढ़ी है ऑलरेडी, तो इतना मसला आपको नहीं होगा। ऊप पढ़ी है, ऊप की तरह ही है, जस्ट सेंटेंस का थोड़ा डिफरेंस है। इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, स्टार्ट हम करते हैं आज केस स्टडी से। और बैंक की एग्ज़ाम्पल, बैंकिंग की ATM की एग्ज़ाम्पल हम अक्सर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लास में चलती रही है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करते हैं और इन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे पहले सारी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं वन बाय वन, और उसकी बेस पे हम कोशिश करेंगे कि हम आज एक यूज़ केस मॉडल इसका बनाएं। ठीक है, और यूज़ केस मॉडल के साथ हम फिर ये देखेंगे कि अब यूज़ केस मॉडल कैसा बना है, उसमें कितने यूज़ केसेस हैं, और उन यूज़ केसेस के लिए पे हम कोशिश करेंगे कि एक्टिविटीज़ बनाएं। ठीक है, तो लेट्स से एक्टिविटीज़ बहुत होंगी, एक दो हम बना लेंगे, बाकी आप लोग खुद इसको ट्राई कर लोगे। और फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और इसी एनालिसिस को हम डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली इस वीक में जितना काम भी है ना, ये आपका ऐसा है कि आपने अब तक जितना पढ़ा है वो सारी चीज़ें स्टार्ट से लेके एंड तक हम जाएंगे, और सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में होंगी और आप इसमें लिंक होंगी। ठीक है, तो ये आपको आपके असाइनमेंट में भी हेल्प मिल करेगा और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी, और अभी तक जितना काम किया है। ठीक है, अच्छा जी, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है कुछ इस तरीके से लिखी हुई हैं। ठीक है, वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट आपके पास इट्स सिंपल कि जनरल सी एक ऑब्जेक्टिव्स कह ले, ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है, बिजनेस रिक्वायरमेंट कह ले कि अ लोकल बैंक इंटेंड्स टू इंस्टॉल ATM मशीन, किस लिए? टू अलाउ यूज़र्स टू परफॉर्म देयर बेसिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कह लो कि मेन एक ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि ईच यूज़र कैन हैव ओनली वन अकाउंट एट द बैंक। सही। थर्ड स्टेटमेंट में आप देखें कि ATM यूज़र्स शुड बी एबल टू व्यू देयर अकाउंट बैलेंस, withdraw cash, and number 3 take money out of an account। ठीक है, हाँ, अगर आप इसको देखें तो ये आपकी बेसिकली सारी मतलब अभी तक जितनी आपको होंगी वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही होंगी। कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स शायद हमें यहाँ पे केस स्टडी में कुछ नज़र आ जाए और नहीं आएंगी, तो वहाँ पे आपको एज अ डिज़ाइनर या एज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपको वो चीज़ें इसके साथ एसोसिएट करनी है कि आपको पता है कि इस फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट
ज़रूरी है, यहाँ पे सिक्योरिटी ज़रूरी है, यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़रूरी है, यहाँ पे लेट्स से ये ज़रूरी है। ये चीज़ें आप लोगों को देखना है, ठीक है। जैसे पेपर में भी आपको क्वेश्चन दिया था इसीलिए, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सको। अच्छा जी, स्टेटमेंट नंबर 3 को देख के हमें पता चल रहा है कि अभी यहाँ पे तीन एक्शन स्केल है या 3 यूज़ केसेस हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर यूज़ केस हमें बनाना हो तो इस स्टेटमेंट नंबर 3 को हम अगर देखें तो हम देखते हैं कि यूज़र के 3 एक्शंस हैं, ठीक है। कौन कौन से? वो अकाउंट बैलेंस अपना व्यू कर सकता है, कैश विड्रा कर सकता है, और इसी तरह थर्ड जो है वो आपके पास उसको क्या कह सकते हैं, सॉरी थर्ड ये डिपॉजिट फंड्स, थर्ड आपके पास ये हो गया कि वो फंड्स को डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया यहाँ तक। अच्छा, इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मज़ीद कुछ चीज़ें हैं। आपको अगर यहाँ पे देखें तो आपका इंटरफेस कैसा होगा उससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। तो इससे आप लोग को इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाते वक्त या रिक्वायरमेंट्स लिखते वक्त हम ये इंटरफेस डिज़ाइन जो है ये भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम बता सकते हैं, अगर कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े तो हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा इंटरफेस कैसा होगा। जैसे इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में हमें रिक्वायरमेंट्स तो दी हैं, साथ में हमें इंटरफेस भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें, हमें इंटरफेस में ये बताया जा रहा है कि जो आपके पास जो ATM मशीन है, ठीक है, हमने उससे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो ATM मशीन कैसे होगी, उसके क्या मेन लेट्स से कंपोनेंट्स होंगे। तो आपको यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है कि ATM कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन, और स्क्रीन के साथ साथ एक कीपैड होगा, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक आपके पास कैश डिस्पेंसर है, और इसी तरह एक डिपॉजिट स्लॉट है। डिपॉजिट स्लॉट किसमें? ये कोई डायग्राम नहीं है, डायग्राम है लेकिन वो डायग्राम नहीं है, ठीक है। ये एक इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस मींस कि ऐसा आपका इंटरफेस होगा। रिक्वायरमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमने बस सारे इंटरफेस ही बता देंगे। ATM मशीन ऐसी होगी, इसकी 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर लेट से ये ना भी होता तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसको देख के भी हमें ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। ये वैसे ही बनाया है, ये वो डायग्राम्स में से कोई डायग्राम नहीं, वो फिर हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 4 इस स्टेटमेंट में ATM के बारे में ये 4 चीज़ें बताई जा रही है कि ATM में एक स्क्रीन होगी, एक कीपैड होगा, और एक डिस्पेंसर स्लॉट होगा, और एक डिपॉजिट स्लॉट होगा। डिस्पेंसर जो आपके पास कैश डिस्पेंसर स्लॉट है वो है जहाँ से आपको अमाउंट मिलेगी, और यहाँ पे जो आपके पास डिपॉजिट स्लॉट ये है जहाँ पे आप अपने अकाउंट में लेट से ATM के थ्रू कुछ डिपॉजिट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे करोगे। ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं और मज़ीद देखते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स में हमें क्या कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, द बैंक वांट्स यू टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इनिशिएटेड बाय बैंक कस्टमर्स टू ATM। अच्छा, ये जनरल सी बात है। अच्छा, द सॉफ्टवेयर शुड इनकैप्सुलेट द फंक्शनैलिटी ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कैश डिस्पेंसर स्लॉट एंड एक्सेट्रा, जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जितने भी आपके पास लेट से जो इस ATM मशीन के 4 मेजर कंपोनेंट्स बताए हैं, ये कंट्रोल सॉफ्टवेयर के थ्रू होंगे। इसके लिए हमें कोड ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, द ATM हार्डवेयर हैज़ नॉट बीन डेवलप येट, सो इट्स राइटिंग योर सॉफ्टवेयर टू रन। अच्छा, अभी एक्चुअली मतलब हमारे केस में ये मैंने ये लिखा है कि हमारे केस में हमें एक्चुअली ATM तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा काम हमने हमारे लेट्स से PC पे ही करना है, तो हमारे लिए वो एक ही PC होगा, और वहीं पे हम सब चीज़ें ये चीज़ें एज्यूम कर रहे होंगे। जब हम लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका डिज़ाइन तो यहाँ पे हो गया, डिज़ाइन के बाद अगर मैं आपसे इसका कोड करने को कहता हूँ तो उस वक्त हम ये चीज़ें लेट्स से एज्यूम ही कर रहे होंगे कि ये कीपैड है, ये क्लास होगी, स्क्रीन की एक क्लास होगी, जो डिस्पेंसर है इसकी एक क्लास होगी। हम इसको क्लासेस में एज्यूम कर रहे होंगे अपने सिस्टम में इसको काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये अब है इम्पॉर्टेंट है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। ATM सेशन कंसिस्ट ऑफ ऑथेंटिकेटिंग अ यूज़र। अगेन हमें
रिक्वायरमेंट यहाँ पे पता चल रही है कि यूज़र को क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, यूज़र क्या प्रोवाइड करेगा, यूज़र की आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन लेट से कोई अकाउंट नंबर है या कोई हम उससे कोई और पर्सनल पिन वगैरह जो सेट करते हैं, जो भी चीज़ें। ठीक है, ये आपके पास हो गई। ठीक है, ये अभी हम जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद जब हम यूज़ केस बनाएंगे तो वापस इन रिक्वायरमेंट्स बनाएंगे, इन्हीं को उठा के इसी से हम एक यूज़ केस मॉडल बनाएंगे आज, और फिर आगे वो चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे देखिए फर्दर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड बताई गई है। वो ये है कि जब हमें ऑथेंटिकेशन या यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है तो उस वक्त एक्चुअली होगा क्या, होगा ये कि यूज़र जो है वो क्या करेगा, द ATM मस्ट इंटरेक्ट विद द बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन डेटा बेस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब ऑथेंटिकेशन होगी तो यूज़र के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो कहीं पे डेटाबेस में सेफ होंगे, और जब यूज़र को हमें ऑथेंटिकेट करना होगा तो यूज़र से क्रेडेंशियल्स लेके उसको डेटाबेस के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। जब वो लेट से मैच हो गया तभी यूज़र आपका क्या होगा, ऑथेंटिकेट होगा। तो ये सारा कुछ जो इन 2-3 लाइन्स में लिखा हुआ है ये मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, फर्दर मोर वी अज्यूम दैट द बैंक डज नॉट मेक एनी चेंजेस। अच्छा ठीक है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, एक मतलब बताइए हमारे लिए भी इस हमारे काम की ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इस वक्त पे। अच्छा, फिर मज़ीद कुछ डिटेल बताई जा रही है रिगार्डिंग इंटरफेस के, जो यूज़र का फर्स्ट इंटरेक्शन होगा इस सिस्टम के साथ वो लेट से कैसा होगा। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे बताई जा रही है कि डिटेल्स में क्या है कि लेट से जब यूज़र पहली बार लेट से ATM मशीन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका इंटरफेस कैसा होगा। उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा कि स्क्रीन पे आपको एक वेलकम नोट, एक वेलकम मैसेज नज़र आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो ATM है वो वर्किंग ऑर्डर में है, रेडी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे दूसरी 2 स्टेटमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं, प्लीज़ एंटर यूर अकाउंट नंबर एंड एंटर यूर पिन। ठीक है, तो अब आप देखो कि हमारा इस ATM मशीन के साथ जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो ये है कि हम लेट से आप ATM मशीन के पास जाते हो और आपको एक वेलकम मैसेज दिख रहा है। इसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर, कार्ड इंसर्ट करने के बाद अपना लेट से अकाउंट नंबर इंटर करते हो और अपना पिन कोड एंटर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, इन्होंने पिन कोड से रिलेटेड कोई ख़ास अगर वो दी हो। द स्क्रीन डिस्प्लेज वेलकम एंड प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू इंटर एन अकाउंट नंबर। द यूज़र इंटर्स अ 5-digit अकाउंट नंबर यूजिंग द कीपैड। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो अकाउंट नंबर है वो 5 डिजिट्स का होना चाहिए। ठीक है, इससे कम ज़्यादा हो तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द स्क्रीन प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू इंटर पिन आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके बाद आखिर में ये है कि द यूज़र इंटर्स अ 5-digit पिन। अच्छा, ये 2 चीज़ें पता चल गई कि जो अकाउंट नंबर है और जो पिन कोड है वो दोनों 5 डिजिट्स के होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी। आगे चलते हैं। अच्छा, जब वैलिडेशन हो गई, यहाँ पे लेट से हमारा पहला इंटरेक्शन था, हमने अपने क्रेडेंशियल्स दिए, वैलिडेशन हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होगा आफ्टर वैलिडेशन of if the user enters a valid account number and the correct print for the account, the screen displays the main menu। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो ये आपको ये रिक्वायरमेंट्स जो है आपको रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ इसकी एग्जीक्यूशन के बारे में भी बता रहे हैं कि जब आपका सिस्टम से इंटरेक्शन होगा तो वो कैसा होगा, यहाँ तक डिटेल्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से मिले। ठीक है, ये बात नोट कर ले, ज़रूरी नहीं कि आपको ये एक्चुअली छोटी केस स्टडी है, सिर्फ एक ATM की है और कुछ फंक्शंस है तो इसमें इतनी डिटेल्स है। नॉर्मली जब आप लेट से रिक्वायरमेंट्स लिखते हो तो शायद आप इतनी डिटेल से रिक्वायरमेंट्स कैप्चर ना कर सको। अगर बहुत बड़ा सिस्टम हो तो हम यहाँ तक नहीं जाते कि सिस्टम का इंटरेक्शन ऐसा होगा, बेसिक आइडिया ले लेते हैं लेकिन ज़्यादा डिटेल से नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इफ़ द यूज़र एंटर्स एन इनवैलिड अकाउंट नंबर और इनकरेक्ट पिन, द स्क्रीन डिस्प्लेज एन अप्रोप्रिएट मैसेज और द ATM will return to step number 1 to restart the authentication process। तो
यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आपका अगर तो पिन वैलिड हुआ तो ये मेन मेन्यू पे यूज़र जाएगा, और अगर पिन वैलिड नहीं हुआ तो उसके बाद आपके पास यूज़र जो है वो वापस वो प्रीवियस स्टेट पे जाएगा और ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपको इस डॉक्यूमेंट में मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। वो ये है कि द स्क्रीन डिस्प्लेज अ मेन्यू कंटेनिंग, अच्छा सॉरी, विड्रा मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन था ना 1 2 3। लेट्स से अगर यूज़र ने मेन्यू 2 जो कि विड्रा का है वो अगर सेलेक्ट किया है तो उसका मेन्यू जो है उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप लोग भी अगर लेट्स से आपको जो वो दिया है, टास्क दिया है, असाइनमेंट दिया है, ठीक है, उसमें आपने लेट्स से रिक्वायरमेंट्स, अगर आप उसके साथ इंटरफेस इस तरीके से बताना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, तो इंटरफेस डिज़ाइन तो बाद में होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट के फेज़ में भी आप रिक्वायरमेंट्स को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए इस तरह से साथ इंटरफेस भी बता सकते हो। लेकिन आपकी केस में चूँकि लेट्स से केस स्टडी में रिक्वायरमेंट्स काम ज़्यादा है, अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो जो टास्क दिया है वही भी आप करो तो ठीक है। उसमें मेरे ख्याल से एक्सप्लेन तो ऑलरेडी है। ठीक है, आपको बुलेट्स, हाँ, उसको जस्ट सेपरेट आउट करना है और उसके बाद उसकी बेस पे डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, तो अगर आप इंटरफेस बनाना चाहते हो, ठीक है, लेट्स से आपने लिखा फंक्शनल रिक्वायरमेंट 1 2 3 4, उसमें जो चीज़ स्पेसिफाई है उसके साथ अगर आप इस तरह से इंटरफेस बनाते हो तो वेल एंड गुड, ये और अच्छा हो जाएगा। नहीं करते तो कोई मेरे साइड से उस पर वो नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया। अगर करते हो तो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, मैं ये पूरी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ रहा, जो उसमें लिखे हैं जस्ट वो आपको बता रहा हूँ कि अगर विड्रा मेन्यू पे यूज़र जाएगा तो उसके बाद उसको इस तरीके से कुछ ऑप्शंस मज़ीद नज़र आएंगे, जिसमें उसके पास कुछ ऑलरेडी कुछ फास्ट कैश अमाउंट नज़र आ रही है यहाँ पे, और आखिर में जो 6 ऑप्शन है वो कैंसिल ट्रांजैक्शन। ठीक है, या अब आप यहाँ पे देखें, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस हैं, या तो वो इन 6 ऑप्शंस में से कोई सेलेक्ट करेगा या तो फिर वो ख़ुद से अमाउंट यहाँ पे इंटर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद मतलब इसमें कुछ और बताने की चीज़ है भी नहीं ना, जस्ट ये आपको सिंपल सा। अच्छा, ये अगेन वही सारे स्टेप्स लिखे हैं। अच्छा, ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, ये सारे यहीं पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि या तो यूज़र इनमें से कोई एक मेन्यू सेलेक्ट करेगा या तो अमाउंट जो है वो खुद ही इंटर करेगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या बता रहे हैं कि द फॉलोइंग स्टेप्स डिस्क्राइब द एक्शंस दैट अकर व्हेन द यूज़र इंटर 3 व्हेन व्यूइंग द मेन मेन्यू टू मेक अ डिपॉजिट। अच्छा, ये अगर ये वो स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, अब साथ में इंटरफेस नहीं है कि अगर डिपॉजिट करना हो यूज़र ने, ठीक है, जो मेन्यू में जो 1 2 3 ऑप्शन था डिपॉजिट फंड्स वाला, अगर उसने ये सेलेक्ट किया तो उसका उसका एक्शन जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, जो यहाँ पे लिखे। जी। अच्छा, ये भी वही स्टेप्स हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें तो रिक्वायरमेंट इस तरीके से मिल गई। ठीक है, कुछ डिटेल्स हमें मिल गई, कुछ डिटेल्स हमें शायद ना मिले। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम बेसिकली ये है कि हम इन सारी रिक्वायरमेंट से गो थ्रू हों और हम एक मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है ना, हम इसको एक जगह पे लाना चाहते हैं। तो पहले उसके लिए ये है कि हम उसके लिए एक यूज़ केस मॉडल बना लें। इस एक डायग्राम को देख के हमें पूरे सिस्टम का बिहेवियर, थोड़ा सा स्टैटिक बिहेवियर जो यूज़ केस है वो पता चल जाए। उसके बाद उसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट स्टेप में जाएं और हम कुछ एक्टिविटी डायग्राम्स बनाएं और हम उसको देखें और उसकी मज़ीद डिटेल्स हमें पता चले, और इस तरीके से हम हमारे सिस्टम का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी डायग्राम अभी हम बनाएंगे। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, लास्ट पेपर्स में भी बहुत से लोगों ने कुछ गलतियां की हैं। मैं आपको वो गलती अभी ज़रा आपकी हाईलाइट करता हूं कि बहुत से लोगों ने क्या गलती की है। ज़रा यहाँ पे आप देखें, आप एक चीज़ ज़रा अपने पास नोट करें। एक्टिविटी डायग्राम, जैसे उसका नाम है ना एक्टिविटी, तो एक्टिविटी किसी एक्शन को शो कर रही है। ठीक है, एक्टिविटी मीन्स किसी एक्शन को शो कर रही है, तो ये एक वर्ब है। ठीक है, तो आप जब एक्टिविटी डायग्राम बनाओ
तो यहाँ पे जब आप एक्टिविटी लिखते हो ना, तो यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लेट से इसमें लिख रहे हो, तो वो कोई नाउन नहीं होना चाहिए, वो वर्ब होना चाहिए जिसमें आप कोई एक्शन बता रहे हो। तो आप में से बहुत से लोगों ने या कुछ लोगों ने जब ये एक्टिविटी डायग्राम बनाई, तो यहाँ पे इन एक्टिविटीज़ की जगह मुझे कुछ नाउन नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो वो नाउन जो है वो कुछ सेंस नहीं बनाते। तो यहाँ पे आपका कोई एक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, डिस्प्ले मेन्यू ऑफ विड्रॉ अमाउंट, ये एक एक्शन है। इनपुट द मेन्यू सिलेक्शन, लेट्स से ये एक एक्शन है। सेट अमाउंट एट्रीब्यूट, ये क्या एक्शन है। ये सारे आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास एक्शंस हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी एक्टिविटी डायग्राम में यहाँ पे एक्शंस होने चाहिए, सही, कोई नाउन्स नहीं होने चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने इसमें भी मिस्टेक की है। अच्छा जी, हम दोबारा आते हैं इस रिक्वायरमेंट्स पे, और हम इसका एक यूज़ केस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं बनाता हूँ, साथ साथ आप मुझे इनपुट दोगे कि क्या होना चाहिए, क्या हमें इसमें करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको जूम इन करता हूँ। अच्छा देखें, अभी तक ये जो सामने जितनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसको देख के, या जितनी रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी है, तो हम हमारे अगर स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना चाहें, ठीक है, या एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहें, तो अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है, तो एक्टर्स कौन कौन से होंगे। नंबर 1 तो आपका यूज़र जो है, या एटीएम कस्टमर आप उसे कह लें। नंबर 2 एक्टर अभी तक हमें कोई नज़र आया है। आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के केस में आपको डॉक्टर्स, पेशेंट्स, नर्सेज, बहुत से एक्टर्स नज़र आ रहे हैं। हमें हमारी जो अभी तक हमने जो ये केस स्टडी डिस्कस की है, इसमें हमें अभी तक कौन से एक्टर नज़र आए हैं। वो स्टाफ जो कर रहा है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम इस केस स्टडी तक रहते हैं ना, मतलब बैंक का बहुत बड़ा सिस्टम है, बातें करने को तो बहुत सी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक होगा, एक और भी है, हाँ, जो सिस्टम है, ठीक है। मतलब एक एक्शन जो है वो यूज़र कर रहा है, लेट्स से वो कोई मेन्यू सेलेक्ट करता है, कोई इनपुट देता है, ये एक एक्टर ये हो गया, ठीक है। दूसरा एक्टर जो है यूज़र की रिस्पांस में जो कुछ एक्शन कर रहा है, वो आपका क्या है, वो आपका एटीएम सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा अभी तक मेरे ख्याल से हमें इस केस स्टडी में और कोई एक्टर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यूज़ केस छोटा सा है। छोटे से मतलब कि इसमें हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ है, विड्रा, एटीएम से बस विड्रा कर सको, ट्रांसफ़र कर सको, ये चीज़ें कर सको, ठीक है। अच्छा, तो हमारे 2 एक्टर्स आइडेंटिफाई हो गए। अभी हम क्या करते हैं कि हम इसका यूज़ केस बनाने की कोशिश करते हैं। यूज़ केस डायग्राम। अच्छा जी, यूज़ केस डायग्राम में हम पहला एक्टर लेते हैं, इसको ज़रा मैं नीचे करता हूँ यहाँ पे। पहला एक्टर हमारा है एटीएम यूज़र। अब आ जाए जी, एटीएम यूज़र क्या क्या कर रहा है, दोबारा केस स्टडी पे आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 को देखें, तो यहाँ पे आपके पास 3 एक्शंस उसके डिफ़ाइन है कि यूज़र का सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या करेगा यूज़र, क्या इनपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि हम कहते हैं कि यूज़र कैन व्यू द अकाउंट बैलेंस, नंबर 1, विड्रा कैश, नंबर 2, और डिपॉजिट फंड्स, नंबर 3। सिर्फ ये बता रहे हैं
कैसे करेगा वो अभी नहीं बता रहे, वो आगे चल के जब रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस यूज़ केस को हम कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो यूज़र है वो आपके पास डिपॉजिट फंड्स ये करेगा। नंबर 2 आपके पास विड्रॉ कैश, और थर्ड वन क्या था, हाँ, व्यू अकाउंट बैलेंस। ठीक है, अच्छा जी, ये काम तो कर लिया, ठीक है। अभी बाकी चीज़ें देखते हैं कहाँ पे इंक्लूड का ऑप्शन कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो इन तीनों के लिए इंक्लूड यहाँ पे वैलिडेशन जो है ऑथेंटिकेशन के लिए वो तीनों यहाँ पे होंगी, उसकी तरफ आते हैं। आगे चलते हैं रिक्वायरमेंट्स में और देखते हैं कि मज़ीद हमें क्या लिखा हुआ नज़र आता है, उसको देख के हम यूज़ केस कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि यूज़र का सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कैसा होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब फर्स्ट यूज़र का इंटरेक्शन होगा तो इस पे क्या होगा, ठीक है। इसको भी हम वो कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ऐसा एक्शन नज़र नहीं आ रहा जो यूज़र कर रहा है, ठीक है। ये जैसे बता रहा है कि ATM का इंटरफेस कैसा होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमें यहाँ पे भी कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आते हैं ऑथेंटिकेशन पे, ठीक है। तो अब ये ऑथेंटिकेशन कौन कर रहा है, ये सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम एक और एक्टर लेंगे सिस्टम, और उसके लिए हम बनाएंगे कि ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो उसको ज़रा सा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिस्टम को बना लेते हैं, ATM सिस्टम, और ये आपके पास एक और एक्टर हो गया। और ATM सिस्टम जो है आपका वो क्या करता है, वो हम कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन करता है। अभी इनको लिंक करते हैं, अच्छा ये इन यूज़ केसेस को भी लिंक करते हैं। अच्छा, ऑथेंटिकेशन के अलावा सिस्टम और क्या कर रहा है, to authenticate a user and perform transactions, the ATM must interact with the bank account information database, ठीक है। और ठीक है, इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सिस्टम मीन मेरा वो सिस्टम, मेरा वो कोड जहाँ पे मैंने लॉजिक लिखी हुई है, जहाँ पे यूज़र का इनपुट जाता है इस कोड को, ठीक है। कोड के अंदर लेट्स से कोई क्लास है, कोई फंक्शन है, वो उसको रीड करके उसकी बेस पे कोई एक्शन लेता है। तब उस एक्शन की बेस पे लेट्स से वो एक्शन ऐसा है कि जिसमें हम आगे किसी और एक लेयर पे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। तो हम ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखें, अब ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखें, ठीक है। आप सिस्टम डेटाबेस प्लस उन सब चीज़ों को एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, या आप सिस्टम सिर्फ उस लॉजिक को कंसिडर करें जहाँ पे सिर्फ आपका कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और डेटाबेस को आप सेपरेटली देखना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सिस्टम को अलग एक्टर बनाना चाहते हो और डेटाबेस का अलग से एक एक्टर बनाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे वो देख रहे हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। हमारे केस में हम कहते हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन हो रही है तो हम कहते हैं बस वही सिस्टम है, सिस्टम कर रहा है, चाहे वो डेटाबेस से कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने इंक्लूड, एक्सटेंड, ये डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ सेंस बना रही है कि डिपॉजिट फंड करने से पहले भी क्या कर लो, ऑथेंटिकेट कर लो, सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है।
और इस तरह भी ये सारे जो है आपके पास इंक्लूड होंगे। ये तो हो गया जी, ठीक है, छोटा सा यूज़ केस है। देखते हैं इस यूज़ केस में हमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को दोबारा देखते हैं हम। नहीं, यूज़ केस को कॉन्टेक्स्ट डायग्राम नहीं कहते, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में आप सिर्फ मेन आइडिया देते हो सिस्टम का कि भाई सिस्टम में क्या हो रहा है, तो वो आप इस तरह से बनाते हो। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बना भी देते हैं। अच्छा, वो हम इस तरह से बनाते हैं। एटीएम सिस्टम है आपका, ठीक है। इस एटीएम सिस्टम के अंदर बहुत सारे सिस्टम हम कह रहे हैं, इसके अंदर बहुत से प्रोसेस होंगे, वो हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे, ठीक है। इस एटीएम सिस्टम के साथ जो अभी के लिए सोर्सेज हैं वो क्या है, ओह सॉरी, यहाँ पे यूज़र जो है मेरा एक सोर्स है, ठीक है। वो इस एटीएम सिस्टम के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है। उस इंटरेक्शन में लेट्स से एटीएम सिस्टम उसको क्या करता है, कुछ रिस्पांस दे रहा है। हम कहते हैं कि ये एटीएम सिस्टम जो है हमारा आगे कनेक्ट है डेटाबेस के साथ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल नहीं बल्कि है डेटाबेस के साथ है, ठीक है। एटीएम यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करें कि एटीएम एक्सेस डेटाबेस, ये जो एटीएम मशीन है वो डेटाबेस एक्सेस करता है। अच्छा, मैं ऊपर लिख देता हूँ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में देखिए आपको पेपर में भी दिया था, इस तरह से सिंपल से आपने बताना था सिस्टम ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आप लोग पूरी कहानियों में चले गए थे, किसी ने एक्टिविटी डायग्राम बना ली, और इतनी किसी ने यूज़ केस और इतनी डिटेल की कहानियों में जा रहे थे, वो नहीं मांगी थी। जितना मांगे है वो बताएं। कॉन्टेक्स्ट का मीन्स सिर्फ सिस्टम का मेन कॉन्टेक्स्ट बताएं, जिसको देख के पता चले कि अच्छा कि एटीएम सिस्टम है, यूज़र उससे इंटरेक्ट करेगा, यूज़र को कुछ रिस्पांस मिलेगा, वो एटीएम सिस्टम किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। और वो यहाँ पे मैं एक और चीज़ वैसे ही ऐड कर देता हूँ कि वो एटीएम सिस्टम किसी लेट्स से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी के लिए किसी लेट्स से सिक्योरिटी कंपनी के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। सपोज वैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपका सिस्टम का क्या होगा, ये सिस्टम का आपका एक क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, जिसको देख के मुझे सिर्फ मेन आइडिया हो जाए कि ये सिस्टम क्या कर रहा है। अब जब इससे एक लेवल नेक्स्ट पे जाएंगे, लेवल 0 है, लेवल 1 पे जाएंगे, लेट्स से मज़ीद डिटेल्स सामने आएंगी, लेवल 2 पे जाएंगे और डिटेल्स सामने आएंगी, लेवल 3 पे वो डिटेल्स आती रहेंगी। आपसे जैसे ये कहा था, ठीक है। तो आपके केस में वो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम था, यूज़र था, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, डेटाबेस, थर्ड पार्टी फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, बस ये चीज़ें करनी थी और थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना था। यहाँ पे जैसे इंटरेक्ट हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, बस ये चीज़ें करनी थी। इतना सिंपल था। आप लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ वहाँ पे ऐड कर ली थी। जी हाँ ना, मैं तो यूज़ केस नहीं बना रहा, ये डेटा फ्लो डायग्राम है लेकिन उसका लेवल 0 है, जिसे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। है तो डेटा फ्लो डायग्राम लेकिन उसका लेवल 0 है, जिसे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहते हैं। अच्छा, वापस आते हैं हमारे यूज़ केस मॉडल पर, ठीक है। अच्छा जी इस यूज़ केस में कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, जितनी केस स्टडी भी है अभी हमने देखी है, देख लें एक बार, क्या पता हो, मैं भी अभी किया है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डिटेल यहाँ पे बता रहा है कि ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, वो डिटेल हमें यूज़ केस में बताने की ज़रूरत है नहीं है। वो किस में बताएंगे, वो उसकी एक्टिविटी में, जब उस यूज़ केस का ऑथेंटिकेशन की जब एक्टिविटी बताएंगे तो ये हम उसमें बताएंगे, ठीक है, गुड। अच्छा, यहाँ पे अगेन यूज़र का इंटरेक्शन बता रहा है कि यूज़र, ठीक है, तो उसका इंटरेक्शन उन्हीं 3 केसेस में होगा, या विड्रॉ करेगा, ये करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ पे अगर आ जाएं, ठीक है। अच्छा, ये जो जिस बुक से लिया उसमें यूज़ केस जैसे ये सिंपल दिया है, ठीक है, हमने थोड़ा सा डिटेल कर लिया। अच्छा,
यहाँ से इसके अलावा कुछ और चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही हमें, क्योंकि यूज़ केस छोटा सा है। ये 3 काम बेसिक नज़र आ रहे हैं: डिपॉजिट फंड्स, विड्रॉ कैश, अकाउंट बैलेंस को व्यू करना, और सिस्टम जो है वो यूज़र को ऑथेंटिकेट कर रहा है। ठीक है, अभी तक हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अभी ये यूज़ केस आपका छोटा सा बन गया, जिसको देख के हमें एक बिगर पिक्चर नज़र आ गई एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कि हाँ भाई यूज़र ये करेगा, सिस्टम में मेन ऑपरेशन सिस्टम जो है लेट्स से वो ये कर रहा है। अब इसकी मज़ीद डिटेल्स हमें चाहिए, इसका मज़ीद डिटेल से एनालिसिस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट फेज़ पे, जो कि आपके पास नेक्स्ट डायग्राम पे, जो कि आपके पास एक्टिविटी डायग्राम। हाँ, आपके असाइनमेंट यूज़ केस डायग्राम इससे बड़ी बनेगी क्योंकि उसमें यूज़र ज़्यादा हैं। हाँ, और उसमें आपके पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़्यादा, इससे बड़ी बनेगी। इसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें ही नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये समझाने के लिए तो यहाँ पे छोटी केस स्टडी मैंने रखी। अच्छा जी, आपने असाइनमेंट में भी इसी तरह काम करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को देखोगे, उसके हिसाब से ये देखोगे, फिर टेबल में मैप करोगे कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर एक रिक्वायरमेंट्स मैंने इस यूज़ केस में इनकॉर्पोरेट कर दिए कि नहीं। ठीक है, अब हर एक से मतलब ऐसा है कि अब ऐसा नहीं, यहाँ पे अगर हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को भी देखें तो वहाँ पे जो डिटेल आ रही है ना, वो हम वहाँ से नहीं, वो फिर एक्टिविटी डायग्राम से करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यूज़ केस का मकसद ये जस्ट यूज़र का इंटरेक्शन बताना, तो वो इसमें करोगे। ये ना हो कि अब आपको कि वो जो एक्टिविटी डायग्राम है उसको भी यूज़ केस में लाओ, उसको यूज़ केस में लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी जो रिक्वायरमेंट्स आपको दिखाई है उसमें मज़ीद जो डिटेल्स लिखी है वो इन्हीं यूज़ केसेस की है। डिपॉजिट फंड की डिटेल लिखी हुई है, विड्रॉ कैश की डिटेल लिखी हुई है, और आपके पास व्यू अकाउंट बैलेंस, इसकी डिटेल आपके पास वहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास इस डायग्राम को देखें, तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम्स कितनी बनेंगी, तो कितनी बनेंगी? कितनी बनेंगी? ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, ओह सॉरी, अच्छा इसको अगर देखें, वो मैंने उसके ऊपर उसको कैंसिल कर दिया। इस यूज़ केस को देखें तो हमें ये समझ आता है कि भाई एक एक्टिविटी डायग्राम हम बनाएंगे डिपॉजिट फंड्स के लिए, एक एक्टिविटी डायग्राम हम बनाएंगे विड्रॉ कैश के लिए, और एक एक्टिविटी डायग्राम हम बनाएंगे व्यू अकाउंट बैलेंस के लिए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। एक आपके पास ऑथेंटिकेशन के लिए सेपरेटली भी बना सकते हो, और आप ऐसे भी बना सकते हो कि एक डायग्राम बनाओ और जिसमें आप ये कहो कि यूज़र जो है वो ऑप्शन देगा ना, या तो वो विड्रॉ करेगा, या अकाउंट व्यू करेगा, या डिपॉजिट करेगा। तो वहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक नंबर 1 आपके पास जो है, नंबर 1 मेथड का वो ये है कि आप विड्रॉ, इसके लिए एक्टिविटी डायग्राम मैं भी आपको बताता हमेशा, एक्टिविटी डायग्राम बनाओ, डिपॉजिट के लिए अलग से बनाओ, और इसी तरह व्यू बैलेंस के लिए अलग से बनाओ डायग्राम। एक तरीका तो ये है, और इसी तरह सिस्टम ऑथेंटिकेशन कैसे करेगा उसके लिए भी आप एक डायग्राम बनाओ। दूसरा तरीका ये 3 और ये 4 डायग्राम्स बन जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और 4 डायग्राम्स आपके पास यहाँ पे बन जाएंगी। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप अगर एक ही डायग्राम बनाना चाहते हो जिसमें आप सारा कुछ बताना चाहते हो, तीनों एक्टिविटीज़ एक डायग्राम में, तो वो आपके पास फिर वो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी कि उसमें आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यूज़र जो है इंटर यूर चॉइस, और चॉइस की बेस पे कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, अगर चॉइस जो है आपके पास विड्रॉ की है तो यहाँ पे जाके उसका अपना एक पूरा प्रोसेस होगा। अगर जो आपके पास
जो चॉइस है वो डिपॉजिट की है, तो यहाँ पे अपना उसका पूरा प्रोसेस होगा। और अगर चॉइस जो है वो तीसरी है, थर्ड वाली कौन सी थी, व्यू बैलेंस की, ठीक है, व्यू बैलेंस, तो यहाँ पे उसका अपना क्या होगा, सारा एक्टिविटी का प्रोसेस होगा। बात समझ आइए? सेपरेट भी कर सकते हो, और एक के अंदर भी ये 3 डिफरेंट तरीके से इस तरह भी आप कर सकते हो। सेपरेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र ने चॉइस जो है वो विड्रॉ ही किया है। मैं आपको उसकी डायग्राम बता देता हूँ। जैसे देखें, एक डायग्राम आपके पास, ओहो सॉरी, यहाँ पर आप अगर आ जाए तो ये देखें, ये डायग्राम आपके पास, एक्टिविटी डायग्राम ऑफ विड्रॉ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अज्यूम ही कर रहे हैं लेट्स से कि उसने बस विड्रॉ का ऑप्शन वो किया है, ठीक है, और उसके फिर हमने सारे यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता भी देता हूँ अब क्या बनाई। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें आप, जैसे रिक्वायरमेंट्स में हमने वो लिखा हुआ था उसी तरीके से ये है कि पहले हमें एक मेन्यू डिस्प्ले होगा जिसमें यूज़र से हम ऑप्शन उसका पूछेंगे, उसके बाद यूज़र जो है वो कुछ इनपुट करेगा अबाउट हिज और हर मेन्यू सिलेक्शन, और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि यूज़र से कह रहे हैं कि सेलेक्ट एन अमाउंट, ठीक है, और उसके बाद लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अमाउंट एट्रीब्यूट, और उसके बाद गेट अवेलेबल बैलेंस फ्रॉम यूज़र अकाउंट फ्रॉम डेटाबेस। तो अब विड्रॉ ट्रांजैक्शन के लिए आप देखो, यूज़र जो अमाउंट इंटर करेगा, लेट्स से ही और शी वांट्स टू विड्रॉ 5000, तो अब इसके बाद ये है कि इसके बाद अगला एक्शन ये होगा कि ये देखा जाएगा कि जितनी अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहा है उतनी अमाउंट इसके अकाउंट में है भी कि नहीं। ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप देखें गेट अवेलेबल बैलेंस ऑफ यूज़र्स अकाउंट फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगला एक्शन ये है कि डेटाबेस को लेट्स से कोडिंग के पर्सपेक्टिव से फंक्शन कॉल होगी या जो भी, इसके थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन फेच करेंगे कि इसके अकाउंट में इतना बैलेंस है कि नहीं। तो देखें यहाँ पे फिर कंडीशन लगी हुई है कि अगर अमाउंट जो है डेट इज़ ग्रेटर देन अवेलेबल बैलेंस, तो आप क्या करो, डिस्प्ले अप्रोप्रिएट एरर मैसेज कि जो अमाउंट वो विड्रॉ करना चाह रहा है अवेलेबल बैलेंस कम है और ये जो अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहा है वो ज़्यादा है। अगर नहीं है तो क्या करो, फिर आपके पास ये देखो, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें, अगर वो उसकी अमाउंट जो वो विड्रॉ करना चाहता है उतनी उसके अकाउंट में है, उसके बाद डायरेक्ट विड्रॉ नहीं करना। यहाँ पे एक और कंडीशन सी लगाई है कि टेस्ट वेदर सफिशिएंट कैश इज़ अवेलेबल इन डिस्पेंसर और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक कंडीशन लगी है कि अगर वो अमाउंट जो विड्रॉ करना चाहता है अकाउंट में है और उतनी अमाउंट कैश डिस्पेंसर में भी मौजूद है, तब ये ट्रांजेक्शन जो है, ये विड्रॉ जो है, इसको इनिशिएट करो, और बाकी फिर सारा वही सिंपल काम चल रहा है, ठीक है। इसके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाए और उसके बाद कैश डिस्पेंसर से वो कैश डिस्पेंस हो जाए, और फिर वो यूज़र जो है वो कैश ले रहा है और आपकी एक्टिविटी यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, जब आपने इस तरीके से एनालिसिस कर लिया होगा तो आपको कोडिंग के वक्त जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब ये डिज़ाइन करेंगे, तो आपको क्लासेस के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें, ये क्लासेस के अंदर आपको जो फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये फंक्शंस जो हैं ये आपके पास यहीं पे हैं। ये फंक्शंस जो है आपके पास, ये आपके बिहेवियर में जो आपने एनालिसिस किया है, जो बिहेवियर आपने मॉडल किया है, ये वहाँ से आ रहे हैं आपके पास। तो आप डिज़ाइन की फेज़ में आप क्लासेस आइडेंटिफाई करोगे, जो हम कल इसको दोबारा देखेंगे। क्लासेस आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसके लेट्स से डेटा मेंबर्स और फंक्शंस देखोगे, फंक्शंस क्या होने चाहिए, वो फंक्शंस कहाँ से आएंगे, एक्टिविटी डायग्राम से, उन डायग्राम से आप देखोगे, अस्यूम लैंड डायग्राम बनाइए, वहाँ से आपने यहाँ पे फंक्शंस लिख लिए। फंक्शंस के बाद आप फिर इसका कोलैबोरेशन देखोगे। कोलैबोरेशन के लिए आप कम्युनिकेशन डायग्राम भी बना सकते हो, और आपके पास ये सीक्वेंस डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है, डॉलर डायग्राम बना सकते हो। ये डायग्राम्स आपको क्या बताएंगी कि किसी भी एक प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए काम कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी क्लास के फंक्शन को कॉल करेगी, वहाँ से रिस्पांस आएगा, उसके बाद क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो इस एक्टिविटी को, तो इस एक्टिविटी में आपके पास एक क्लास इन्वॉल्व नहीं है,
शायद 2-3 क्लासेस इन्वॉल्व हो। एक क्लास लेट्स से जो यूज़र की क्लास है जिसने कुछ एक्शन इनिशिएट किया, उसके एक्शन को इनिशिएट करने के लिए इस एक क्लास को डेटाबेस की क्लास से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है कि नहीं। डेटाबेस की क्लास से क्या कम्युनिकेट करेगी कि वेदर दैट अमाउंट इज़ अवेलेबल इन हिज अकाउंट और नॉट, ये करेगी। अच्छा, ये हो जाएगा, फिर इसी क्लास को डिस्पेंसर की क्लास के साथ कम्युनिकेट करना है कि ये अमाउंट तो वहाँ पे है, क्या डिस्पेंसर का जो स्लॉट है वहाँ पे इतना कैश पड़ा है कि नहीं, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद ये एक्शन इनिशिएट होगा। ठीक है, तो जब ये आपने एक्टिविटी डायग्राम एनालिसिस अच्छी तरीके से कर लिया होगा तो आपको जो ये आगे का काम है जिसमें अब क्लासेस वगैरह है तो उसमें हमारा काम आसान से आसान होता जा रहा है। तो यही इस वीकेंड पे जो ये केस स्टडी इंक्लूड करने का मकसद ये था कि जो अब तक पढ़ा उसको स्टार्ट से लेके एंड तक जाए, तो एंड में आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा। जो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन करूँगा जब हम क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे और थोड़ी और चीज़ें। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स होंगी उसमें आप लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन करना होगा। इसमें तो फंक्शंस नहीं है, लेकिन आपकी क्लासेस के साथ फंक्शंस भी आएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्लासेस, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। जैसे मैंने आपको उस दिन आपसे क्विज़ जैसे लिया है, तो क्विज़ इसीलिए लिया है कि आप थोड़ी एक्टिविटी करो, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और आगे हम इसी को पढ़ रहे हैं तो आप इसके साथ यूज़ टू हो जाओ। ठीक है, वो देख लेंगे, वो बात की बातें, वेटेज को छोड़ें। अभी आपका अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो करें, नहीं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और पेपर्स बाकियों को देता हूँ और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं।